ये हमने लास्ट टाइम देख ली थी, जल्दी से एक सेकंड की नजर डालेंगे, ये आपको याद होगा। अच्छा, इसमें जो आज के लेक्चर से रिलेटेड चीज है, ये फिल्ट्रेशन बैरियर के बारे में हमने देख लिया था। इसमें अब ये वाली जो अंदर वाली साइड थी, दिस इज द एफरेंट आर्टीरियोल, इफरेंट आर्टीरियोल, ग्लोमेरुलस, और ये हमारा है बाउमन्स कैप्सूल, बाउमन्स स्पेस और प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। इसमें अब जो ये कैपिलरीज का नेटवर्क है, ठीक है। ये जो अंदर वाली साइड है, दिस इज द कैपिलरी साइड, ये वाली। अगर हम इसको एक मेम्ब्रेन तस्वुर करें, क्योंकि जो चीज बेटा फिल्टर आउट होनी है, जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बनना है, वो इधर से चीज ने यहाँ मूव करना है। तो ये हमारी एक मेम्ब्रेन बन जाएगी, दिस विल एक्ट एज अ मेम्ब्रेन। वो जो मेम्ब्रेन की सारी बातें हमने बार बार की हैं, ठीक है। तो इसकी ये वाली जो साइड है, ये कैपिलरी साइड है अंदर वाली, और ये जो है ये बेसमेंट मेम्ब्रेन वाली साइड है, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है ना। तो ये हमने याद रखना है, ठीक। उसके बाद बेटा जो हमने इसको थोड़ा ऊपर करने, नजर नहीं आ रहा, यहाँ कर दो, ठीक है। डिसेंडिंग लिम्ब और असेंडिंग लिम्ब की अलग अलग हमने जो चीजें हैं वो देख ली थी। जो हमने सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने कहा था आपको, यू हैव टू रिमेंबर दैट इज दैट द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैंडले दैट इज परमिएबल टू वाटर। दूसरे लफ्जों में इट सेव्स वाटर एंड पैसेज द सॉल्ट। और जो असेंडिंग लिम्ब है वो इसके उल्ट है, इट इज इम्परमिएबल टू वाटर। दूसरे लफ्जों में इट सेव्स द सॉल्ट्स एंड पैसेज द वाटर। हाँ जी, यहाँ पे हम आए थे, उसके बाद टाइम कम हो गया था। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ग्लोमेरुलस से जो चीज भी एवरीथिंग दैट इज बीइंग फिल्टर्ड आउट ऑफ द ग्लोमेरुलस, दैट इज नोन एज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। और जिस रेट से वो हो रही है, दैट विल बी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। इन मैन, नॉर्मल मैन में, एडल्ट मैन में, इट इज अबाउट 125 मिलीलीटर पर मिनट। पर मिनट है, ये बहुत ज्यादा होता है। एंड इन फीमेल इट इज 10% लोअर ड्यू टू द शॉर्टर स्ट्रेचर ऑफ द फीमेल। फीमेल्स की बॉडी छोटी होती है, कद भी छोटा होता है, मैस भी छोटा होता है, तो थोड़ा सा कम होता है। डिपेंड्स ऑन द परमिएबिलिटी ऑफ द फिल्ट्रेशन बैरियर। वो जो 3 लेयर्स थी, अगर आपको याद है, किसी भी मेम्ब्रेन से जब कोई चीज फिल्टर आउट हो रही है, तो जो पहली चीज जिसके ऊपर वो डिपेंड करती है, व्हेनेवर देयर इज समथिंग filtering across a membrane, the first thing on which that filtration depends is the filtration barrier, या दूसरे लफ्जों में nature of the membrane। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि बाकी जो आपके प्रेशर्स हैं वो तो वेरिएबल हो सकते हैं, लेकिन जो फिल्ट्रेशन बैरियर है, दैट डिपेंड्स अपॉन द एनाटॉमी ऑफ द मेम्ब्रेन, दैट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द मेम्ब्रेन। तो उस पर्टिकुलर मेम्ब्रेन के लिए उस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में ये फिक्स होती है, ठीक है ना, कांस्टेंट होती है। क्यों? एनाटमी साथ साथ चेंज नहीं हो सकती। प्रेशर्स चेंज हो सकते हैं फिजियोलॉजी में, एनाटमी चेंज नहीं होती। एनाटमी अनलेस के कोई बीमारी हो गई और कोई उसमें और मसला हो गया, उसको अभी हम छोड़ दें, वी आर टॉकिंग अबाउट द नॉर्मल फिजियोलॉजी। तो द एनाटमी डज नॉट चेंज। एनाटमी डज नॉट चेंज का मतलब है कि जो उसकी नेचर है, दैट डज नॉट चेंज। उसकी नेचर डज नॉट चेंज, तो जो उसकी नेचर है या बैरियर है, दैट इज अ कांस्टेंट, ठीक है। उसके बाद दैट डिपेंड्स अपॉन द प्रेशर्स, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और ऑस्मोटिक प्रेशर, ये अभी हम देखते हैं। उसके बाद विल, ये बेटा हमारी इक्वेशन है जिसकी मदद से हमने ये GFR 125 ml पर मिनट कैलकुलेट किया था। सीम्स प्रिटी कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन ये इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। 3 टर्म्स हमें पता होनी चाहिए आगे चलने से पहले। वन इज द ऑस्मोटिक प्रेशर, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। व्हाट इज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर? किसी भी कंपार्टमेंट में अगर एक फ्लूइड है, सपोजिटली देयर इज फ्लूइड इन एनी कंपार्टमेंट, लेट इट बी अ इंट्रावेस्कुलर कंपार्टमेंट और अ सेल और व्हाटसोएवर, तो दैट फ्लूइड इज all the time exerting some pressure on the walls of the compartment। उसको हम हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के, हाइड्रो वाटर से, बॉडी के अंदर जो हमारा मेन सॉल्वेंट है दैट इज वाटर। तो किसी भी कंपार्टमेंट में उसका जो फ्लूइड है, मेनली जो मेन सॉल्वेंट है दैट इज वाटर, वो जो उसके वॉल्स के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, दैट इज द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। अगर हम एक कैपिलरी की बात करेंगे, तो उस कैपिलरी के अंदर जो ब्लड है, उसका मेन सॉल्वेंट इज वाटर। तो वो जो फ्लूइड है, वो जो भी प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है ऑन द कैपिलरी वॉल, दैट इज द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर फॉर दैट पर्टिकुलर कंपोनेंट ऑफ द कैपिलरी। उसके बाद हम 2 वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर एंड ऑनकोटिक प्रेशर। इन दोनों में क्या फर्क है?
बेटा ऑस्मोटिक प्रेशर का हमें पता है, हमने देख लिया हुआ है कि हमने बात की थी कि व्हेन एवर देयर इज अ सोल्यूशन, उस सोल्यूशन के अंदर जितने भी हमारे सॉल्यूट्स हैं उनकी वजह से एक पुलिंग फोर्स पैदा होती है। ये अगर हमारा एक कंपार्टमेंट है, इसके अंदर फ्लूइड है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इज द प्रेशर बीइंग एक्सर्टेड ऑन द वॉल ऑफ द कंपार्टमेंट। जो बाहर की तरफ जोर लगा रहा है दैट इज द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। इसके अंदर सॉल्यूट्स हैं, इन सॉल्यूट्स की वजह से इसके अंदर एक ऑस्मोटिक प्रेशर पैदा हो रहा है विच इज अ पुल, विच इज अ पुल, PULL पुल। वो जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो उसको फ्लूइड को अपनी तरफ खींच रहा है। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बाहर धक्का लगा रहा है, ऑस्मोटिक प्रेशर अंदर खींच रहा है। नेट क्या होगा कि इनको हम माइनस कर देंगे। फर्ज करो 10 किलो की फोर्स से बाहर की तरफ धक्का लग रहा है और 8 किलो की फोर्स से अंदर की तरफ फ्लूइड खींच रहा है, तो 10 माइनस 8। एक वर्ड हमने इस्तेमाल किया ऑनकोटिक प्रेशर। व्हाट इज ऑनकोटिक प्रेशर? अब ये जो हमारा सोल्यूशन है, सुपोजिटली कोई भी सोल्यूशन है, इसमें 6 पार्टिकल ये पड़े हुए हैं, 3 हमने सोडियम क्लोराइड के मॉलिक्यूल डाले थे, तो ये सोडियम क्लोराइड 6 पार्टिकल आ गए, 3 सोडियम के 3 क्लोराइड के, साथ इसमें 2 पार्टिकल या 3 पार्टिकल एल्ब्यूमिन के पड़े हुए हैं, प्रोटीन्स के। ठीक है। Oncotic pressure is that part of the osmotic pressure which is exerted by the proteins. ठीक है। प्रोटीनेशियस सब्सटेंसेस जो हैं उनकी वजह से जो ऑस्मोटिक प्रेशर डेवलप हो रहा है दैट इज द ऑनकोटिक प्रेशर। जो दूसरे सॉल्यूट्स हैं अगर उनको भी शामिल, यानी कि ये जो सारे के सारे पार्टिकल्स की वजह से जो प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर होगा उसको हम कहेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। अगर हम इसमें से सोडियम और क्लोराइड को निकाल दें और सिर्फ हम प्रोटीन्स वाला ले लें तो दैट विल बी नोन एज ऑनकोटिक प्रेशर, ONCOTIC। ठीक है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? जब हम कैपिलरी की बात करते हैं, अगर हम याद करें तो हमने ये बात की थी, जो कैपिलरी है, जो हमारी ग्लोमेरुलस की कैपिलरी है, उसमें से तकरीबन तमाम चीजें गुजर जाती हैं एक्सेप्ट द सेल्स एंड द मेगा मॉलिक्यूल्स। बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स, बड़े बड़े पार्टिकल्स, प्रोटीन्स, और सबसे ज्यादा ब्लड के अंदर जो प्रोटीन है दैट इज एल्ब्यूमिन। इसका मतलब है कि सोडियम क्लोराइड और दूसरे जो हमारे सॉल्वेंट्स हैं, सॉल्यूट्स हैं, वो तो फ्रीली मूव कर रहे हैं, यहाँ भी आ रहे हैं, यहाँ भी जा रहे हैं, तो प्रैक्टिकली उनकी कंसंट्रेशन दोनों साइड पे एक जितनी हो जाएगी, दे डू नॉट मैटर। लेकिन जो हमारा एल्ब्यूमिन और बड़े बड़े प्रोटीन्स हैं वो एक साइड पे ज्यादा हैं और एक साइड पे वो मूव आउट नहीं कर सक रहे, इसलिए दे मैटर। इसलिए हमने यहाँ पे वर्ड ऑनकोटिक प्रेशर का इस्तेमाल करेंगे। ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं तो भी ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकली द ऑस्मोटिक प्रेशर बीइंग एक्सर्टेड इन द area of the capillaries of the glomerulus is due to the proteinaceous substances that are dissolved in the blood and which cannot cross the capillaries of the glomerulus। तो उसके लिए हम ऑनकोटिक प्रेशर का लफ्ज भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये अब 3-4 जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है ये आपको समझ में आ गई। अब हम आगे चलेंगे तो फिर चीजें समझना हमारे लिए आसान हो जाएगा। सपोजिटली हमारे पास 2 साइड्स हैं, ये एक हमारी जो ब्लू कलर में आपको नजर आ रही है दिस इज द मेम्ब्रेन, एक साइड ए है एक साइड बी है, यहाँ पे भी हमारे एक सोल्यूशन है, यहाँ पे भी हमारे एक सोल्यूशन है। ठीक है। ये भी सर्टेन हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है। फर्ज करो ये जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है उसको हम H कह देते हैं, साइड बी भी सर्टेन हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एक्सर्ट कर रही है, फर्ज करो हम उसको H प्राइम कह देते हैं। अब चीज ने ए से बी की तरफ जाना है या बी से ए की तरफ जाना है, दैट डिपेंड्स अपॉन द ग्रेडियंट। ग्रेडियंट क्या है? द डिफरेंस बिटवीन द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑन साइड ए एंड द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑन साइड बी। यानी कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की हद तक चीज किधर को मूव करेगी, दैट डिपेंड्स अपॉन H माइनस H प्राइम इज इक्वल टू जो हमारा नेट हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बन जाएगा। एक चीज इसी तरीके से साइड ए पे भी देयर इज सर्टेन ऑस्मोटिक प्रेशर, और अगर हमने जैसे कैपिलरी की बात की कि यहाँ पे जो चीज मैटर कर रही है दैट इज ओनली द प्रोटीनेशियस सब्सटेंसेस, तो उसके लिए हम वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं ऑनकोटिक प्रेशर। तो देयर इज सर्टेन ऑनकोटिक प्रेशर, उसको हम ओ फिलहाल कह देते हैं, वैसे इसको हम पाई से डोनेट करते होते हैं। और साइड बी पे
O प्राइम। तो नेट ऑनकोटिक प्रेशर क्या होगा, जिसके सब जो कि फैसला करेगा, दैट विल बी द डिसाइडिंग फैक्टर कि चीज ने ए की तरफ पुल होना है या बी की तरफ पुल होना है। जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है दैट इज द पुशिंग फोर्स, और जो ऑनकोटिक प्रेशर है दैट इज द पुलिंग फोर्स। दैट विल बी O माइनस O प्राइम इज इक्वल टू नेट ऑस्मोटिक प्रेशर। और बिल्कुल एंड रिजल्ट क्या है, वो ये हो जाएगा कि इन दोनों को भी हम आपस में, फर्ज करो कि 8 के जोर से फ्लूइड पुश हो रहा है, 6 के जोर से फ्लूइड पुल हो रहा है, तो नेट क्या हो जाएगा कि दिस माइनस दिस 8 माइनस 6 इज इक्वल टू 2 के जोर से उस मेम्ब्रेन के क्रॉस वो चीज पुश होगी। अगर ऑनकोटिक प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, 10 हो जाएगा, तो 2 के जोर से वो पुल होगी। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई। अब इसी चीज को हम अप्लाई करेंगे ग्लोमेरुलस पे। फर्ज करो कि जो हमारी साइड ए है दैट इज द कैपिलरी साइड, और साइड बी जो है दैट इज द कौन सी साइड, दूसरी अंदर बेसमेंट मेम्ब्रेन वाली साइड, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखी थी। ठीक है, और ये जो हमारी मेम्ब्रेन है इसकी जो नेचर है दैट कैन नॉट बी चेंज। वो तो अभी हमने उसकी हिस्टोलॉजी भी पढ़ लिया ना, हिस्टोलॉजी चेंज नहीं हो रही। तो जो मेम्ब्रेन या जो फिल्ट्रेशन बैरियर है वो कांस्टेंट है। अगर वो कांस्टेंट है तो उसको हम के कह देंगे। ये कौन सा कांस्टेंट है, फिल्ट्रेशन बैरियर का कांस्टेंट है, तो हम इसको के एफ कह देंगे। कुछ लोग इस फिल्ट्रेशन के प्रोसेस को अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं, तो इसको हम के यू एफ भी कह सकते हैं। एफ फॉर फिल्ट्रेशन, यू एफ फॉर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, एक ही बात है। एंड दिस डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द मेम्ब्रेन। अब इस चीज को हम जाके उस पे, अच्छा चलो इसको अगर हम थोड़ा साइंटिफिक करें, ये जो सारी चीजें हैं ये फर्स्ट टाइम एक्सप्लेन की थी अंकल स्टार्लिंग नाम का एक साइंसदान था। अगर आपने हार्ड पढ़ लिया तो उसमें एक आपने फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ भी पढ़ा होगा। वो मिस्टर फ्रैंक और मिस्टर स्टार्लिंग ने समझाया था, और ये जो है ये मिस्टर स्टार्लिंग ने अकेले समझाया था। अब ये अगर हमारी कैपिलरी है, ये टिश्यू है, जो ऑनकोटिक प्रेशर है टिश्यू का वो इसको बाहर की तरफ पुल कर रहा है। जो टिश्यू का हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है वो उसको अंदर की तरफ भेज रहा है। कैपिलरी का ऑनकोटिक प्रेशर फ्लूइड को कैपिलरी की तरफ पुल कर रहा है, वही चार फोर्सेस हैं। और कैपिलरी का हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इसको बाहर की तरफ फेंक रहा है। तो इन दोनों को मैनेज करेंगे एक दूसरे से, तो एक ग्रेडियंट निकल आएगा, इन दोनों में से एक ग्रेडियंट निकल आएगा, और उसका जो नेट होगा दैट विल बी द मूविंग फोर्स। अब उस चीज को अगर हम फार्मूले की तरफ से करें, यहां पे आ जाओ, ये वही हमारी मेम्ब्रेन है, यही वाली, ठीक है। P इज द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑफ द कैपिलरी, PC। पाई, पाई का लफ्ज हम इस्तेमाल करते हैं इस इक्वेशन में ऑनकोटिक प्रेशर के लिए। एंड व्हाट इज ऑनकोटिक प्रेशर, दैट इज द ऑस्मोटिक प्रेशर एक्सर्टेड ड्यू टू प्रोटीन्स। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे देखें तो GF इज इक्वल टू KUF। व्हाट इज KUF, KUF इज द अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कांस्टेंट दैट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द मेम्ब्रेन। कौन सी मेम्ब्रेन, ग्लोमेरुलस की कैपिलरी की मेम्ब्रेन, नंबर एक। अब ये PGC माइनस PBS बड़ा मुश्किल सा लग रहा है, लेकिन अगर आप वो चीज अपने जहन में रखो तो बड़ा आसान है। PGC इज द प्रेशर ऑन द साइड ऑफ द ग्लोमेरुलर कैपिलरी। जो ग्लोमेरुलर कैपिलरी के अंदर प्रेशर है उसको हमने कह दिया PGC। और जो बेसमेंट मेम्ब्रेन की साइड पे प्रेशर है, ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर्स हैं, उसको हम कह देते हैं PBS। तो जो पहला हमारा ग्रेडियंट निकला था दैट वाज कैपिलरी के अंदर जो फ्लूइड का प्रेशर है, और कैपिलरी के बाहर बेसमेंट मेम्ब्रेन वाली साइड पे जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है फ्लूइड का। तो PGC द प्रेशर ऑन द साइड ऑफ द या इनसाइड द ग्लोमेरुलर कैपिलरी माइनस द प्रेशर ऑन द साइड ऑफ द बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये हमारा एक चीज आ गई। जो हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर इनसाइड द कैपिलरी है और जो ऑस्मोटिक प्रेशर आउटसाइड द कैपिलरी है ऑन द बेसमेंट मेम्ब्रेन साइड, वो दोनों फ्लूइड को अपनी तरफ पुल कर रहे हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर इज अ पुलिंग फोर्स। एंड दिस ऑस्मोटिक प्रेशर, जहां पे हम ग्लोमेरुलस की बात करेंगे तो ओनली द प्रोटीन्स मैटर। क्यों?
क्योंकि जो हमारे क्रिस्टलॉइड्स हैं, जो हमारे दूसरे सॉल्वेंट्स हैं, दे आर फ्रीली मूवेबल। छोटे पार्टिकल्स तो दोनों साइड पे फ्रीली आ रहे हैं, उनके लिए वो मेम्ब्रेन डज नॉट एग्जिस्ट। तो उनकी जो कंसंट्रेशन है वो दोनों साइड पे प्रैक्टिकली एक जितनी होगी। अगर हम उसको इस इक्वेशन में डाल भी देंगे तो 0-0 हो जाएगा ना, दोनों एक जितनी है तो एक दूसरे को काट देंगे। तो हमने खाली प्रोटीन्स का देखना है, और जब प्रोटीन्स का ऑस्मोटिक प्रेशर हो तो उसके लिए हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं ऑनकोटिक प्रेशर। तो उसी तरीके से पाई इज द ऑनकोटिक प्रेशर, द ऑनकोटिक प्रेशर जीसी इन द ग्लोमेरुलर कैपिलरी माइनस द ऑनकोटिक प्रेशर एट द साइड ऑफ द बेसमेंट मेम्ब्रेन। दूसरी हमारी ये चीज आ गई, ये जो पीजीसी माइनस पीबीएस है, इट इज पुशिंग द फ्लूइड टू अदर साइड, हाइड्रोस्टैटिक पुश करता है। और जो हमारा ऑनकोटिक प्रेशर है दैट इज द पुलिंग टुवर्ड्स इटसेल्फ। ग्लोमेरुलर कैपिलरी का जो ऑनकोटिक प्रेशर है वो ग्लोमेरुलर कैपिलरी की तरफ पुल कर रहा है, और जो बेसमेंट मेम्ब्रेन वाली साइड पे ऑनकोटिक प्रेशर है वो बेसमेंट मेम्ब्रेन की तरफ पुल कर रहा है। और नेट मूवमेंट क्या डिपेंड करेगी, ये डिपेंड करेगी कि पुश ज्यादा है या पुल ज्यादा है। पुश ज्यादा होगी तो वो आउटसाइड चला जाएगा, पुल ज्यादा होगी तो वो अंदर आ जाएगा। तो दैट मूवमेंट विल बी पीजीसी माइनस पीबीएस माइनस, ये ब्रैकेट के अंदर है, पाई जीसी माइनस पाई बीएस, और केयूएफ से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, विच इज द क्या है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कोएफिशिएंट। दिस इज द परमिएबिलिटी ऑफ द ग्लोमेरुलर membrane. It depends upon the structure of the glomerular capillary and the total surface area. और ये कांस्टेंट होगा। सरफेस एरिया और स्ट्रक्चर साथ साथ चेंज नहीं होते। प्रेशर्स जो है वो चेंज हो सकते हैं। ब्लड प्रेशर की वजह से हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर चेंज हो जाएगा। जो हमारा अगर किसी वजह से एल्ब्यूमिन ब्लड के अंदर कम हो गया, एल्ब्यूमिन ज्यादा हो गया, प्रोटीन्स कम हो गए, प्रोटीन ज्यादा हो गए, तो हमारा ऑनकोटिक प्रेशर भी चेंज हो सकता है। ठीक है, तो नॉर्मल जीएफआर कितना है, 125 ml per minute. It is 10% lower in the females. Depends on permeability of the filtration barrier. ये हमें पता चल गया है। Difference between the hydrostatic process pushing the fluid in the Bowman's space. Push कौन सी है, hydrostatic, and the osmotic forces which are pulling the fluid या trying to keep the fluid inside. ठीक है, तो that is oncotic pressure. अब मेरे ख्याल में अगर आप इस सारी की सारी को देखोगे तो काफी सिंपल है। देखने में ये अलजबरा का बहुत बड़ा सवाल लगती है, लेकिन ये है नहीं है। ठीक है, तो कौन कौन से, अब ये तो बेटा थी इक्वेशन। अब हम इस इक्वेशन को इस्तेमाल करेंगे एक्चुअल जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है उसको कैलकुलेट करने के लिए। तो नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर क्या है, जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है इनसाइड द ग्लोमेरुलर कैपिलरी दैट इज +60। ये हमने कैसे मालूम किया बेटा, स्मॉल वेरी स्मॉल साइज के कैथीटर्स होते हैं, वो हम, ये एक जनरल सा असूल है जो बॉडी में कहीं पे भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं वैसे आपको बता रहा हूँ, जिस कंपार्टमेंट या जिस जगह का हमने प्रेशर मालूम करना है वहां पे हमने एक छोटा सा हॉलो कैथीटर डाल दिया। उस कैथीटर से वो फ्लूइड बाहर आ जाएगा, और फ्लूइड के अंदर अगर अंदर प्रेशर ज्यादा होगा तो फ्लूइड में प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, अंदर प्रेशर कम होगा तो फ्लूइड के साथ प्रेशर कम हो जाएगा। तो हमने एक लाइन प्रेस की और लाइन जो है वो बाहर आई। उसके बाद एक बेटा इंस्ट्रूमेंट कह लो या मशीन, मशीन तो नहीं, इंस्ट्रूमेंट होता है, उसको हम कहते हैं ट्रांसड्यूसर। व्हाट इज ट्रांसड्यूसर? ट्रांसड्यूसर बेटा ये जो हमारा आ रहा है प्रेशर, दिस इज फ्लूइड की वजह से है, तो दिस इज अ मैकेनिकल फोर्स। मैकेनिकल होगा ना प्रेशर जो एक्सर्ट हो रहा है किसी भी फ्लूइड की वजह से। तो दिस ट्रांसड्यूसर कन्वर्ट्स द मैकेनिकल सिग्नल इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। अगर मैकेनिकल ज्यादा हो जाएगा तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल भी हमारा बढ़ जाएगा, और अगर मैकेनिकल कम हो जाएगा तो इलेक्ट्रिकल भी कम हो जाएगा। तो जो हमारा प्रेशर आ रहा है फ्लूइड का, ट्रांसड्यूसर जो होता है उसके साथ हम एक ट्रांसड्यूसर लगाते हैं, ट्रांसड्यूसर से फिर एक बिजली की तार बाहर निकल रही होती है। ये जो ट्रांसड्यूसर होता है इट कन्वर्ट्स द मैकेनिकल सिग्नल इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। वो इस जिस फोर्स से प्रेशर इस पे पड़ रहा है उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा। आगे हमारा एक मीटर लगा होता है, और वो मीटर हमें उसकी एग्जैक्ट रीडिंग दे देता है। जब आप थर्ड ईयर में जाओगे, वो आईसीयूज वगैरह में जाना शुरू करोगे, तो जो कार्डियक मॉनिटर्स होते हैं जिनके ऊपर
ईसीजी के साथ साथ लगातार हमारा एक ब्लड प्रेशर आ रहा होता है, वो इसी असूल पे काम करता है कि हमने एक ग्रैनुला या कैनुला पास किया होता है पेशेंट की आर्टरी में, उस आर्टरी से पाइप हमने यहाँ ट्रांसड्यूसर के साथ जोड़ी होती है। दैट ट्रांसड्यूसर इज कन्वर्टिंग दिस इलेक्ट्रिक मैकेनिकल सिग्नल इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल, और ट्रांसड्यूसर से जो तार निकल रही है वो हमने कार्डियक मॉनिटर में लगाई हुई है, और वो हमें लगातार उस बंदे का प्रेशर दे रहा होता है। तो इसी असूल के मुताबिक हमने ये जो मुख्तलिफ प्रेशर्स हैं उसके अंदर वो हमने कैलकुलेट कर दिया। तो जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इनसाइड द ग्लोमेरुलर कैपिलरी है दैट इज +60। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इन द मोमेंट्स कैप्सूल इज, यानी कि 60 की ताकत से जो ग्लोमेरुलस की कैपिलरी है वो जोर लगा रही है कि फ्लूइड बाहर चला जाए, और 18 की ताकत से इसके उल्ट काम हो रहा है, इसलिए हमने माइनस यहाँ पे लगा दिया। ठीक है। और जो कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर है, कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर, कोलाइड का लफ्ज भी हम प्रोटीन के लिए इस्तेमाल करते हैं, दूसरे लफ्जों में ऑनकोटिक प्रेशर, एक ही बात है, जिसको हम पाई से डोनेट करते हैं। 32 से ग्लोमेरुलर कैपिलरी अपनी तरफ खींच रही है, और कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर इन द बाउमेंस कैप्सूल, इसको ये कितना है, अब यहाँ पे हमने जीरो किया। जीरो क्यों किया है बेटा? जो कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर है अभी हमने बात की, दैट इज द ऑनकोटिक प्रेशर, दैट इज द प्रेशर बीइंग एक्सर्टेड बाय द प्रोटीन्स मेनली एल्ब्यूमिन। अब ये हमारी अगर एक मेम्ब्रेन है, इसमें ये प्रोटीन पड़े हुए हैं, इस साइड पे ये हमारी कैपिलरी साइड है, और ये हमारी बाउमेंस कैप्सूल वाली साइड है। तो यहाँ पे तो हमारे प्रोटीन्स पड़े हुए हैं, इसलिए दे आर एक्सर्टिंग ऑनकोटिक प्रेशर या ऑस्मोटिक प्रेशर या कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर, एक ही बात है, और ये फ्लूइड को अपनी तरफ खींच रहे हैं। अब ये जो प्रोटीन्स हैं दे कैन नॉट पास दिस मेम्ब्रेन। अभी हमने बात की एल्ब्यूमिन और जो मेगा मॉलिक्यूल्स हैं वो इस मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते, यानी कि बाउमेन कैप्सूल वाली साइड पे इनकी क्वांटिटी कितनी होगी? जीरो। जब इनकी क्वांटिटी जीरो होगी तो इनकी वजह से जो ऑस्मोटिक प्रेशर या ऑनकोटिक प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है वो कितना होगा? दैट विल बी आल्सो जीरो। अब ये हमारे वो चार वेरिएबल आ गए जिनकी मदद से हम जीएफआर कैलकुलेट करेंगे। ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कितना है? 60। 60 के ये अब वही डायग्राम है बेटा, ये हमारा बाउमेंस कैप्सूल है, ये हमारी कैपिलरी है। 60 के प्रेशर से फ्लूइड बाहर की तरफ पुश हो रहा है ग्लोमेरुलर कैपिलरी के अंदर। कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर इज 32। 32 के प्रेशर से फ्लूइड पुल हो रहा है इनसाइड द कैपिलरी, और ये हमारा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है। बाउमेंस कैप्सूल का 18 है। तो ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कितना है? 60 माइनस द बाउमेंस कैप्सूल प्रेशर कितना है? अब ये 60 माइनस 18 क्यों किया है? ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर 60 का जोर लगा रहा है इस तरफ को, और बाउमेन कैप्सूल का जो प्रेशर है वो 18 का जोर लगा रहा है इस तरफ को। समझ गए ना? तो नेट ग्रेडियंट कितना हो जाएगा? 60 माइनस 18। ये हम कर रहे हैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की बात, कितना आ गया कैलकुलेट कर देना। कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर इज ड्यू टू एल्ब्यूमिन मेनली एंड ड्यू टू प्रोटीन्स। ग्लोमेरुलस के अंदर 32 का है, 32 मिलीमीटर ऑफ मर्करी का जोर लग रहा है, एंड दैट इज पुलिंग द फ्लूइड इनसाइड। और बाउमेंस कैप्सूल वाली साइड पे दिस इज जीरो। जीरो क्यों है? क्योंकि हमने बात की कि एल्ब्यूमिन कैन नॉट क्रॉस दिस मेम्ब्रेन, और इस साइड पे एल्ब्यूमिन है ही नहीं, तो ऑनकोटिक प्रेशर है ही नहीं, तो वो भी हम इसमें से निकाल देंगे। तो 60 माइनस 18 माइनस 32, नेट जो फिल्ट्रेशन प्रेशर है दैट इज 10 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। हर वक्त 10 मिलीमीटर ऑफ मर्करी के प्रेशर से फ्लूइड मूव कर रहा है फ्रॉम द ग्लोमेरुलर कैपिलरी इनटू द बाउमेंस स्पेस या बाउमेंस कैप्सूल। 10 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। ठीक है, ये हमें प्रेशर पता चल गया। बाकी के जो अब डिपेंड करता है कि फ्लूइड आ कितना रहा है, और टोटल उनका सरफेस एरिया वो हमें पता चल गया है कि 1 to 1.2 मिलियन नेफ्रॉन्स होते हैं एक किडनी में। टोटल 2 to 2.4 मिलियन
इन 2 किडनीज इन द ह्यूमन बॉडी, उन सारों की मदद से उन सबको जब हमने देखे कैलकुलेट किया तो नेट रिजल्ट हमारा आया कि 125 मिलीलीटर पर मिनट की रफ्तार से हर वक्त ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन हो रही है। आई होप द थिंग्स आर क्लियर। अब ये जो हमारी 4 वेरिएबल्स हैं, दीज आर डिटर्मिनिंग के जीएफआर कितना है। तो इनके लिए हम लफ्ज इस्तेमाल कर देते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ जीएफआर, कि वो कौन से फैक्टर्स हैं विच डिटरमिन द अमाउंट ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन एंड द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। 4 ये प्रेशर्स, 2 हाइड्रोस्टेटिक, 2 कोलाइड ऑस्मोटिक और एक हमारा कॉफिशिएंट। कॉफिशिएंट क्या है जो हमने पहले बात की, के एफ फिल्ट्रेशन कॉफिशिएंट, कुछ लोग इसको के यू एफ लिख देते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कॉफिशिएंट, एक ही बात है। अब एक चीज और समझो बेटा, जो अभी हमने बात की, जो हमारी मेम्ब्रेन है वो तो तकरीबन वैसे ही रहेगी, तो जो हमारा कोफिशिएंट है वो तो चेंज नहीं होना, दैट इज अ कांस्टेंट। जो हमारे प्रेशर्स हैं वो चेंज हो जाएंगे, ये चेंज हो सकते हैं। अब प्रेशर किस चीज पर डिपेंड करता है? प्रेशर इस चीज पर डिपेंड करता है किसी भी एक पर्टिकुलर जगह पे या इंस्टेंट पे, कि उस जगह के अंदर पानी आ कितना रहा है और पानी बाहर कितना जा रहा है, इनलेट कितना है और आउटलेट कितना है। जैसे हम पौधों को पानी लगाते हैं ना, पाइप के साथ आपने कभी लगाया होगा, तो पीछे से पानी आ रहा है, पानी निकल रहा है, उसके आगे पाइप के आगे हम अंगूठा रख देते हैं तो पानी का प्रेशर बढ़ जाता है, जो बाहर पानी की धार निकल रही होती है दूर तक जाती है। वो प्रेशर क्यों बढ़ जाता है? कि जो पानी का इनलेट है वो तो उतना ही है, जो आउटलेट है वो हमने अंगूठा रख के जब आधा उसको बंद कर दिया तो उसका आउटलेट कम कर दिया, तो जैसे जैसे उसका आउटफ्लो कम होता जाएगा वैसे वैसे उसका प्रेशर बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो दैट इज द डिफरेंस या कंपैरिजन बिटवीन द इनफ्लो एंड द आउटफ्लो। अब ये हमारा एक ग्लोमेरुलस है, ये एफरेंट आर्टीरियोल आ रहा है और ये इफरेंट आर्टीरियोल आ रहा है। यहाँ पे हमने इस डायग्राम में जो बनाया हुआ है कि जितना एफरेंट आर्टीरियोल की मोटाई है उतनी ही मोटाई इफरेंट आर्टीरियोल की है। द डायमीटर ऑफ द एफरेंट आर्टीरियोल इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द इफरेंट आर्टीरियोल। तो एक सर्टेन प्रेशर होगा, दैट प्रेशर विल डिपेंड, जो हमारा ब्लड प्रेशर है कि जितने प्रेशर से एफरेंट आर्टीरियोल में फ्लूइड आ रहा है, तो इन दोनों के दरमियान में जो डिफरेंस होगा बाकी चीज़ों के अलावा, तो उस पर डिपेंड करेगा कि इस एरिया में हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कितना बन रहा है, और उस प्रेशर पर डिपेंड करता है जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन हो रही है। ज़ाहिर है ऑनकोटिक प्रेशर पर भी करता है, इस वक्त हम हाइड्रोस्टैटिक की बात कर रहे हैं। अगर किसी तरीके से एफरेंट आर्टीरियोल की मोटाई बढ़ जाए, जैसे यहाँ पे बढ़ गई है, और इफरेंट आर्टीरियोल उतना ही रहे जहाँ कंस्ट्रिक्ट रहा है, तो पीछे से आ ज्यादा रहा है, बाहर कम जा रहा है। हम पौधों को पानी लगा रहे थे तो पाइप के मुंह पे हमने अंगूठा रख दिया, अब क्या होगा, प्रेशर उस पाइप के अंदर बढ़ जाएगा। जब प्रेशर बढ़ेगा तो जो कैपिलरी के अंदर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है वो इंक्रीज कर गया। जब कैपिलरी के अंदर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज कर गया तो ज्यादा फ्लूइड, अगर हम अपनी उस इक्वेशन को अपने दिमाग में जहन में लेके आए, तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन बढ़ जाएगी, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट बढ़ जाएगा। ठीक है, एनीथिंग विच कॉजेज डायलेटेशन ऑफ द एफरेंट आर्टीरियोल or constriction of the efferent arteriole or both, that causes an increase in the hydrostatic pressure inside the capillary of the glomerulus, leading to increased rate of glomerular filtration। हमारा GFR इंक्रीज कर गया। ठीक है, कौन सी चीजें ये चीजें हैं, इनमें से अगर कुछ के नाम आपने सुने होंगे, याद रह जाए तो अच्छी बात है, बाकी हम देख लेंगे। प्रोस्टाग्लैंडिन्स, काइनिन्स, लो डोज डोपामीन, ANP एट्रियल नाइट्रोजोलेटिक पेप्टाइड, ये हार्ट में आपने पढ़ लिया होगा, और NO नाइट्रोजन ऑक्साइड। ठीक है, तो दीज थिंग्स, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, काइनिन्स, लो डोज डोपामिन, डोपामिन भी एक बेटा ड्रग है जो डिटेल में आप थर्ड ईयर में पढ़ोगे। इतना याद रखो, एक ड्रग है जो ब्लड प्रेशर और हार्ट पे असर करती है, और इसका जो असर है, जो इसका इफेक्ट है, दैट डिपेंड्स अपॉन द डोज। लो डोज पे इसका इफेक्ट कुछ और होता है, लो डोज पे इसका इफेक्ट सिर्फ किडनीज पे होता है, उसको हम लो डोज भी कह देते हैं, उसको हम रीनल डोज ऑफ डोपामिन भी कह देते हैं। अगर हाई डोज में दे दें तो फिर उसका इफेक्ट हार्ट रेट पे
हो जाता है. इट इज अ पॉजिटिव आयनोट्रॉपिक एंड अ पॉजिटिव क्रोनोट्रॉपिक. इट हैज अ पॉजिटिव आयनोट्रॉपिक एंड पॉजिटिव क्रोनोट्रॉपिक इफेक्ट ऑन द हार्ट. उसको इस वक्त छोड़ दो, हार्ट से हम रिलेटेड नहीं है. लो डोज में it increases the diameter of the afferent arteriole leading to an increase in the GFR. इसका मतलब है कि किसी बंदे को किसी वजह से यूरिन कम आ रहा है, आगे चल के हम उसको डिटेल देखेंगे, इस वक्त आगे तो वैसे बात करें, ठीक है. हम चाहते हैं कि उसका यूरिन आउटपुट बढ़ जाए, उसको यूरिन ज्यादा है. तो अगर हम उसको लो डोज में डोपामीन देंगे, उसको हमने इंजेक्शन की सूरत में, इन्फ्यूजन की सूरत में लो डोज डोपामीन देनी शुरू कर दी, विच इज कॉल्ड द रीनल डोज ऑफ द डोपामीन, एक दवाई होती है. तो उसकी एफरेंट आर्टीरियल डायलेटेशन हो जाएगी. उससे क्या होगा, जीएफआर बढ़ जाएगा. जब जीएफआर बढ़ जाएगा तो यूरिन की प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, उसको यूरिन ज्यादा आएगा. इसी तरीके से एंजियोटेंसिन 2 होती है, इसको हमने डिटेल में पढ़ना है रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम में. ये भी जो लो डोज में होती है, इट कॉजेज कंस्ट्रिक्शन ऑफ द इफरेंट आर्टीरियल. एफरेंट आर्टीरियल की डायलेटेशन हो जाए या इफरेंट आर्टीरियल की कंस्ट्रिक्शन हो जाए, नेट इफेक्ट एक ही है. और इसी तरीके से अगर कोई ऐसी चीज है जो एफरेंट आर्टीरियल की कंस्ट्रिक्शन कर देती है या इफरेंट आर्टीरियल की डायलेटेशन कर देती है, अब क्या हुआ, पीछे से पाइप छोटी थी, हमने उसके आगे उससे भी बड़ी पाइप लगा दी है, तो उस पाइप के अंदर प्रेशर कम हो जाएगा. जब प्रेशर कम हो जाएगा तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन कम हो जाएगी, यूरिन कम बनेगा. तो अब यहाँ पे भी हमने मुख्तलिफ फैक्टर्स लिख दिए हैं. एंजियोटेंसिन 2 इन हाई डोज. अब ये हमने याद रखना है, एंजियोटेंसिन 2 इन लो डोज. कुछ दवाइयाँ होती हैं बेटा, उनके जो इफेक्ट्स होते हैं दे आर डोज रिलेटेड. लो डोज पे उनका इफेक्ट कुछ और है, हाई डोज पे कुछ. जैसे हम एस्प्रिन खाते हैं, लो डोज इस्तेमाल होती है एंटी प्लेटलेट के तौर पे, खून को पतला करने वाली दवाई, ठीक है. 75 मिलीग्राम अगर हम खाते हैं तो दैट इज एन एंटी प्लेटलेट इफेक्ट, उसका बुखार पे या सर दर्द पे इफेक्ट नहीं होता. लेकिन जब हम 300 या 600 मिलीग्राम खाते हैं तो दैट उसका बुखार ठीक करने के लिए या सर दर्द ठीक करने के लिए, देन दैट डिपेंड्स, दैट एक्ट्स एज एन एनाल्जेसिक एंड एन एंटीपायरेटिक, ठीक है. तो जो एंजियोटेंसिन 2 है, जब लो डोज में हो तो वो इफरेंट वेजोकंस्ट्रिक्शन करती है, इफरेंट कंस्ट्रिक्शन इन द किडनीज. और अगर हाई डोज में दे दें तो एफरेंट कंस्ट्रिक्शन. नॉर एड्रेनालिन, एंडोथिलिन, एडीएच, ये सारे याद रह जाएं तो अच्छी बात है. लेकिन इनमें से जो हमने किडनी में डिटेल में पढ़ने जो चीजें आपको जरूर पता होनी चाहिए और याद रखनी है और आपको बार बार पढ़ाई भी जाएंगी और पूछी भी जाएंगी, दैट इज द डोपामिन, एंजियोटेंसिन 2, एडीएच, एंडोथिलिन किसी हद तक. इसी तरीके से जो एंजियोटेंसिन 2 होती है उसको ब्लॉकेट. ब्लॉकेट का क्या मतलब होता है कि एंजियोटेंसिन 2 का असर हम किसी तरीके से खत्म कर दें. मुख्तलिफ दवाइयाँ होती हैं जो असर खत्म कर देती हैं, वो हम बाद में पढ़ेंगे. अब ये एंजियोटेंसिन 2 क्या कर रही थी, एंजियोटेंसिन 2 was causing लो डोज में वेजोकंस्ट्रिक्शन. अगर हम इस एंजियोटेंसिन 2 को गोली मार दें, किसी तरीके से इसका इफेक्ट खत्म कर दें, इसको भस्म कर दें, तो जो इसका कंस्ट्रिक्शन वाला इफेक्ट था वो खत्म हो जाएगा. जब कंस्ट्रिक्शन वाला इफेक्ट खत्म हो जाएगा, दूसरे लफ्जों में इट विल कॉज इफरेंट आर्टीरियल डायलेटेशन. जब डायलेटेशन हो गई तो फिर ग्लोमेरुलर फिल्टर में उसका जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है वो कम होगा, ज्यादा कम हो जाएगा. तो these are the factors which cause an increase in glomerular filtration rate and these are the factors which cause an decrease in the glomerular filtration rate. अच्छा, अब नेफ्रॉन के फंक्शंस क्या क्या थे वो जो हमने देख लिए वो तो है, अभी हम डिटेल में भी जाएंगे. कमिंग बैक टू द नेफ्रॉन. नेफ्रॉन रिमूव्स यूरिया एंड यूरिक एसिड फ्रॉम द ब्लड, बिल्कुल हमें पता है. नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स को ये रिमूव कर रहा है. रेगुलेट्स द ब्लड प्रेशर, ये कैसे कर रहा है. एक तो बेटा एंजियोटेंसिन वाला जो सिस्टम है वो हम डिटेल में पढ़ेंगे. दूसरा, नेफ्रॉन कर क्या रहा है, नेफ्रॉन इज रेगुलेटिंग द अमाउंट ऑफ फ्लूइड इन द बॉडी, इन द होल ऑफ द बॉडी आल्सो एंड इन द वेस्कुलर सिस्टम. अब जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन हो रही है कहाँ से हो रही है, जो उसके अंदर ब्लड आ रहा है. अगर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन ज्यादा हो जाएगी, यूरिन ज्यादा बनेगा, तो इसका मतलब है कि जो हमारा इंट्रावेस्कुलर कंपार्टमेंट है, जो ब्लड है उसमें से पानी बाहर चला गया. जब बाहर चला गया तो वीनस रिटर्न कम हो जाएगा. वीनस रिटर्न कम होगा तो कार्डिक आउटपुट कम हो जाएगा. कार्डिक आउटपुट कम होगा तो ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा एंड वाइस वर्सा. सो इन दिस मैनर
by increasing or decreasing and by regulating the amount of intravascular fluid and the fluid in the whole of the body. The nephron is regulating the blood pressure. Nephron also removes pigments, drugs, poisons, excess vitamins. ये हमने बात की थी, हमने कोई दवाई खा ली है या कोई फॉरेन सब्सटेंस आ गया, कुछ लीवर से रिमूव हो जाते हैं, कुछ नेफ्रॉन से रिमूव होते हैं, तो नेफ्रॉन ट्राइज टू रिमूव देम. इट रेगुलेट्स द अमाउंट्स ऑफ मिनरल सॉल्ट्स, सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, ये हम अलग अलग भी पढ़ेंगे, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन आए कि गिव 5 फंक्शंस ऑफ द नेफ्रॉन, तो हम ये कह सकते हैं. तो इट रेगुलेट्स द अमाउंट ऑफ मिनरल सॉल्ट्स इन द बॉडी एंड इट ऑल्सो रेगुलेट्स द पीएच. पीएच को कैसे रेगुलेट कर रहा है? मेनली बाय रेगुलेटिंग द हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन. अब हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन कैसे रेगुलेट कर रहा है? अगर यूरिन में हाइड्रोजन आयंस को ज्यादा बाहर निकाल रहा है, तो दूसरे लफ्जों में हाइड्रोजन आयंस बॉडी के अंदर कम रह जाएंगे. जब हाइड्रोजन आयंस बॉडी के अंदर कम रह जाएंगे, तो दैट विल बी लेस एसिडोटिक और टुवर्ड्स एल्कोलोसिस. और अगर यूरिन के अंदर हाइड्रोजन आयंस कम जा रहे हैं, तो बॉडी के अंदर ज्यादा हो जाएंगे. जब बॉडी के अंदर ज्यादा हो जाएंगे, तो दैट विल लीड टू एसिडोसिस. यानी कि अगर कोई ऐसी कंडीशन है जिसमें बॉडी को एल्कोलोसिस हो गया है, तो फिर किडनी कोशिश करेगी कि हाइड्रोजन आयंस बाहर कम हो, एक्सक्रीट कम हो, ठीक है, ताकि बॉडी के अंदर हाइड्रोजन आयंस ज्यादा रहें और वो जो एल्कोलोसिस है वो नॉर्मलाइज हो जाए, एंड वाइस वर्सा. ये आपको शुरू के 2 लेक्चर्स में फंक्शन ऑफ द किडनी, ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, मैंने एक दफा दोबारा डाल दी, ये भी देख लो. रेगुलेशन ऑफ वाटर इन ऑर्गेनिक आयन बैलेंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन. रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द ब्लड एंड देयर एक्सक्रीशन इन द यूरिन. किडनी डिजीज, अब किडनी डिजीज क्या होगी? तो बिल्डअप ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स हो जाएगा. क्या? अगर यूरिक एसिड को या नाइट्रोजन वेस्ट प्रोडक्ट्स को बाहर निकालना है, किडनी बीमार होगी, तो वो नाइट्रोजन वेस्ट प्रोडक्ट्स को बाहर नहीं निकाल सकती. ठीक है. रिमूवल ऑफ फॉरेन केमिकल्स को ड्रग्स वगैरह ले लें, एंड देयर एक्सक्रीशन द यूरिन इज आल्सो अ फंक्शन ऑफ द किडनी. ग्लूकोनियोजेनेसिस, ये आप बायोकेमिस्ट्री में पढ़ चुके हो, दैट हैपेंस इन द किडनी. एंडोक्राइन फंक्शंस में रेनिन, एरिथ्रोपोइटिन का आपको पता है, ब्लड में आप पढ़ चुके होंगे, एंड एक्टिवेशन ऑफ विटामिन डी. तो दीज आर द एंडोक्राइन फंक्शंस ऑफ द किडनी. रेनिन की प्रोडक्शन, रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरोन सिस्टम में हम डिटेल में पढ़ेंगे. एरिथ्रोपोइटिन आप ब्लड में पढ़ चुके हो क्या होती है, और एक्टिवेशन ऑफ विटामिन डी, इसको 125 डाइहाइड्रोक्सी विटामिन डी, ये भी हम पढ़ चुके हैं. So the main function of the kidney is to regulate the volume, composition and pH of the body fluids. The kidneys remove metabolic waste from the blood and excrete them to the outside of the kidney. ये भी हमें पता चल गया, including nitrogenous and sulfur containing products. ये याद रखना. The kidneys also help control the rate of RBC cell production. Erythropoietin अभी हमने कहा ना किडनी में बन रही. Regulate the blood pressure by regulating the amount of fluid in the body, especially in the intravascular, and regulate कैल्शियम आयन एब्जॉर्प्शन और विटामिन डी और सारा. ठीक है.